वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं कि ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइफ इज़ नॉट नेवर फेलिंग। सो जो फेल हुआ उसे ज़िंदगी के बारे में बहुत कम अनुभव हो सकता है, लेकिन जो फेल होके पुनः राइज हुआ, उठा, उसका अनुभव एकदम बेमिसाल होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी के द्वारा बोली गई हैं, जो कि बहुत ही फेमस लीडर रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉग्निशन है इनका। तो ये एक बहुत अच्छी बातें हैं कि कभी भी जीवन में आप फेल होइए, गिरिए तो रुकिए मत, वहाँ से आगे बढ़िए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये चीज़ें ऐसी बोली गई हैं नेल्सन मंडेला जी के द्वारा। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में बहुत फेमस, हमारे गांधी जी के बराबर के लीडर उभर के आए थे। अब देखते हैं हम इस एडिटोरियल को, द हिंदू एनालिसिस को, कि इसकी डिटेलिंग क्या क्या है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस आज पूछने वाला हूँ वो आप देखिए। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं, उसको हम डील करेंगे और इसका आंसर मैं आपको कल बताऊँगा। उससे पहले मैं क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ। According to the Constitution of India, which of the following are fundamental for the governance of the country? बहुत सिंपल है। फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटी, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डी फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। तो इसमें से कौन है सही आंसर, ये आप कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इकोनॉमिक से है, ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो कौन सा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, यहाँ पे देखेंगे। ऑप्शन ए है ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली इन अ ईयर, एक साल में। बी ऑप्शन है गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होता है एक कंट्री में वो कही जा रही है। सी ऑप्शन है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो जाती है किसके बीच, गवर्नमेंट और कंट्री, दूसरे कंट्री के बीच में। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, कैपिटल की मूवमेंट होती है एक कंट्री से अनदर कंट्री में। तो कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके आंसर की डिटेलिंग आपको कल मैं ज़रूर दूंगा। अब देखते हैं कि क्या क्या जो न्यूज़ है आज का वो कैसे है। तो कल का जो चीज़ें थी वो मैं आपको बता दिया। आज का नेशनल पार्क के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार है, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। ये द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव सारे एग्ज़ाम, जो भी स्टेट पीसीएस है और जो भी लोअर पीसीएस है, उस प्रकार से मैं इसको कंपाइल करता हूँ ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर क्वेश्चंस कवर हो जाएं। तो इसमें अच्छे से मैं कंपाइल करता हूं और यहाँ पे अभी मैं चला रहा हूं कि एक स्टेट का आपको सारे नेशनल पार्क का डिटेलिंग दे दूं। तो ये चीज़ें हैं। तो ये नेशनल पार्क कहाँ पे है आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा मानस नेशनल पार्क, तीसरा डिब्रू सेखो नेशनल पार्क, चौथा नामेरी नेशनल पार्क, पांचवा ओरांग नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व, और छठवां है दहिंग पटकई नेशनल पार्क, और सातवां है रायमोना नेशनल पार्क। ये 7 नेशनल पार्क किस स्टेट के हैं ये आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही हाईलाइटेड और फेमस हो चुका है। उस न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, आखिर क्या चीज़ें हैं। बात आती है सेम सेक्स यूनियन की। क्या सेम सेक्स यूनियन क्या होता है वो हम देख लेते हैं पहले। अगर बात करी जाए मेल टू मेल, फीमेल टू फीमेल, तो मेल टू मेल अगर ये मैरिज होती है और ये आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो क्या ये सही है। सेम चीज़ें यहाँ पे है, क्या ये सही है। इसी पे क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जुडिशरी और गवर्नमेंट दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है कि ये
इस पे जो डिसीजन देगा वो कौन देगा। तो गवर्नमेंट यहाँ सबसे पहले चेतावनी दे रही है जुडिशरी को कि आपका ये क्षेत्र नहीं है, आप इस पे कोई भी अपना जजमेंट नहीं सुनाइएगा। ऐसी चीज़ें बार बार गवर्नमेंट बोली जा रही हैं। यहाँ पे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है कि कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये मैन है, और ये कोई भी एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये वो मैन है। और ख़ास करके इस चीज़ से हम नहीं लगा सकते, किस चीज़ से, कि किसी के जेनिटल पार्ट से, किसी के जननांग से हम ये चीज़ें नहीं आंक सकते कि यह मेल है और ये फीमेल है। ऐसी चीज़ें इनका स्टेटमेंट निकल के आई है। तो जेनिटल्स आर नॉट अ बेस टू जज एनीबॉडी वेदर ही और सी इज़ मेल और फीमेल। तो ये चीज़ें इनके द्वारा बोली गई हैं और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब देखते हैं आगे जो जजमेंट निकल के आती हैं वो क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक बोली है और इसको जजमेंट देने के बाद ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे कि क्या क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ये भी बात बोल रहा है कि आप इसमें इंटरफेरेंस ना करें, और ये जो पार्लियामेंट है वो इसको डील करेगी, इसमें बोली गई हैं बातें। लेकिन यहाँ पे जो नए एंगल के रूप में लेके आए हैं DY चंद्रचूड़, अपना जस्टिस दिए हैं रिपोर्ट, ये चीज़ें आई हैं और देखेंगे आगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं। नेक्स्ट है बहुत फेमस बिल्किस बानो का केस, जो कि बहुत ही पुराना है। 2002 में बात करें फ्रेंड्स, तो गुजरात का जो राइट्स होता था, जो दंगा हुआ था गुजरात में, गोधरा का नाम सुने ही होंगे, गोधरा कांड। ट्रेन को जला दी गई थी और उस ट्रेन को इतनी बुरी तरीके से जला दी गई थी कि उसमें पेट्रोल छिड़क के कि लोग वहाँ से निकल भी नहीं सके, और उसी में जो लोग थे उसी में जल के राख हो गए थे। तो उसके बाद जो दंगा हुआ गुजरात में, और उसकी पीड़ित हमारी हैं बिल्किस बानो। ये कहानी सुनाने के पीछे यही छोटा सा राज था। ये चीज़ें हैं बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो का पूरा परिवार को मार दिया जाता है, उनका रेप भी किया जाता है, उनकी बेटी को भी मार दिया जाता है, फैमिली को मार दिया जाता है, जिसके कारण 11 लोगों को क्या होता है, सज़ा होता है। 11 लोगों को सेंटेंस होता है कि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो जाए। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ महीना पहले आप लोगों ने सुना होगा कि इन 11 लोगों को रेमिशन के बेस पे क्या किया जाता है, रिहा कर दिया जाता है, और खूब फूल माला पहना के इन लोगों को बाहर किया जाता है। कई सारे लीडर्स लोग इनका वेलकम भी करते हैं। तो ऐसी चीज़ें निकल के आई है। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कही है कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछी है कि आप लोग जो इस जस्टिस के बारे में इसमें आप लोग रेमिशन के तौर पे किए हैं, तो सेंटर्स के और गुजरात कोर्ट से ये चीज़ें पूछी जा रही हैं कि किस आधार पे इनका रेमिशन हुआ है, ये आप हमें बताइए। और 11 जो कन्विक्ट हैं गैंग रेप और मर्डर केस में, तो इनको पूछने के लिए कही है। सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि ये कंटेम्प्ट है और ये कोई फेज और सेंटर गुजरात का ऐसी चीज़ें नहीं है। यहाँ पे ये बोली गई है बातें। तो कंटेम्प्ट का मतलब ये होता है कि अभी भी वो आरोपी मान रहा है, उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा है। बात आती है मार्च 27 को, तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है सेंटर और गुजरात को कि आप लोग टू बी रेडी विद द रिलेवेंट फाइल्स रिगार्डिंग द ग्रांट ऑफ रिमिशन। तो आप ग्रांट किस आधार पे दिए हैं भैया, हमको बताइए। बिल्किस बानो केस में आप लोग कन्विक्ट को किस बेस पे, किस आधार पे आप लोगों ने ग्रांट देने की बातें करी है और ग्रांट दी है। 18 अप्रैल आज है, एक दिन पहले। तो वहाँ पे क्या बातें निकल के आ रही हैं। आफ्टर सीकिंग टाइम टू कंप्लीट प्लीडिंग एंड साइटिंग इनकम्प्लीट ट्रांसलेशन ऑफ रिकॉर्ड। तो इनकम्प्लीट ये लोग ट्रांसलेशन रखे हुए हैं सेंटर और गुजरात के, और गुजरात इन्फॉर्म कोर्ट दैट दे आर सीकिंग रिव्यू ऑफ मार्च 27 ऑर्डर एंड क्लेमिंग प्रिविलेज। तो प्रिविलेज के रूप में ये लोग बातें कर रहे हैं, जो कि बहुत हंसी सी आती है। और यहाँ पे जो इम्यूनिटी की बात करी gई है, एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे, देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इम्यूनिटी फ्रॉम
प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट इन द कोर्ट, तो ऐसा चीज़ें ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर है और ऐसे लॉज हैं कि वो इस प्रिविलेज को इस कंडीशंस में वो डॉक्यूमेंट भी पेश नहीं करे, या ऐसी इम्यूनिटी है क्या उसको, ऐसी पावर है क्या उसको। ऐसी चीज़ें पूछी गई हैं जो कि सरासर ये उसको किसी भी प्रकार का कोई पावर ऐसा तो है नहीं, लेकिन ये मजाकिया एक टर्म है। ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। अब देखते हैं जजमेंट ये लोग क्या देते हैं। रिपोर्ट मांग ली गई है मार्च 27 को, और अब जजमेंट जो आएगा वो देखते हैं किस आधार पे ये लोग देते हैं। नेक्स्ट है डीपेन टाई ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, किसके, इंडिया और रसिया का। तो इंडिया और रसिया का बहुत पहला से याराना है, और हमारी इनसे हर प्रकार से ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट ट्रांसफ़र, तो हर चीज़ में हम लोगों का इनसे है, और बहुत हद तक कल्चरल भी है, और ये सारी चीज़ें सॉफ्ट पावर के रूप में भी हम लोग चलाते हैं, और हम लोगों का इनसे बहुत पुराना रिलेशंस है। तो जियो पॉलिटिक्स में बात करी जाए तो यहाँ पे क्या बात चल रही है, इंडिया रसिया का ट्रेड डेफिसिट जो है ड्यूरिंग इंडिया रसिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल कोऑपरेशन, तो IRIGCTEC, इसकी जो है एक कमीशंस के रूप में इसका डिस्कशन हुआ है कि ट्रेड जो डेफिसिट है उसको कैसे डील किया जाए, और इसको चेयर कौन किया गया है, मीटिंग चेयर्ड बाय वहाँ के PM है डेनिस मंत्रो, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं और मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फ्रॉम रसिया, तो ये दोनों लोग किए हैं। और भारत से जो एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर प्रसाद जी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे भारत की अनलॉक करने की बात करी गई, फुल पोटेंशियल की, अपने पोटेंशियल को आगे बढ़ाइए, एग्रवेट करिए, और जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आएंगे। और ट्रेड डेफिसिट को हटाने की बात करी गई है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंडिया करता है। तो नेक्स्ट जो बातें आएंगी वो हम डिटेलिंग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा एक ग्लोबल लेवल पे ये रिकॉर्ड बनी है गिनीज बुक में कि ये सबसे बड़ा बिहू परफॉर्मेंस था। कहाँ पे, तो सिंगल वेन्यू है जो कि वीनू परफॉर्मेंस था, वो आसाम में हुआ है। तो असम में सरसू सजई स्टेडियम गुवाहाटी में है, सरसू सजई स्टेडियम गुवाहाटी में है। इस जगहों पे क्या हुआ है, बिहू का परफॉर्मेंस हुआ है। तो बिहू परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप, हुआ है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है, इसमें प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो नागा समाज है उसके बारे में कुछ गलत स्टेटमेंट उस सॉन्ग्स में, जो सॉन्ग्स प्ले हुई है यहाँ पे, उसमें नागा स्टेटमेंट के बारे में कुछ गलत वर्ड्स थी। क्या गलत वर्ड्स थी कि जैसे कि एक वर्ड्स है नागा ओकोरा। नागा ओकोरा का मतलब होता है स्टूपिड और डम्ब। तो स्टूपिड और डम्ब वर्ड यूज हो गया है उसके लिए। एक वर्ड यूज हुआ है नगिनी। तो नगिनी का मतलब होता है नागा वुमेन। तो नागा वुमेन कौन होती हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं, और जिसके कारण ये नागा कम्युनिटी, नागा ट्राइब्स का जो सेंटीमेंट है वो हर्ट हुआ है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे ऑफिशियल ऑफ असम कल्चरल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने क्या बोली है कि ये चीज़ें किसी के सेंटीमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं है। ये इनकी हेरिटेज, ये इनकी सबसे ओल्ड तरीके से परफॉर्म करने की इनकी कल्चरल आप बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो इनका सॉन्ग है वो बहुत पुराना है, उस हिसाब से इसमें पिरोया गया है। तो ये किसी का इंटेंशन नहीं है, सीधे मेंशन करी गई है किसके द्वारा, कि कल्चरल अफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या होता है आगे। नेक्स्ट है जंबो का ऑनर हो रहा है। जंबो मतलब कोई बहुत बड़ा अगर हाथी है तो उसको जंबो बोलते हैं हम लोग। उनका ये शिवराजू नाम है इन हाथी का। तो 311 सेंटीमीटर यानी 3 मीटर से ऊपर के इनकी हाइट है, और 311 सेंटीमीटर, और ये वन ऑफ द टॉलेस्ट हैं लिविंग एलिफेंट एशिया में, इसलिए इनको यहाँ पे ऑनर किया जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है, इसलिए मैं इनका नाम और आपको पिक्चर के साथ डिटेलिंग दे दिया। अब देखते हैं कि जो पहले मैंने पूछा था दुधवा नेशनल पार्क,
उसका जो आंसर था वो था उत्तर प्रदेश। यह एक सिंगल नेशनल पार्क है जो कि फेमस उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं इसरो पे। इसरो पे क्या चीज़ें हैं, तो इसरो अभी लॉन्च किया है टेलियोस 2। टेलियोस 2 क्या है, सिंगापुर का एक सैटेलाइट है जो 22 अप्रैल को सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश से ये चीज़ें लॉन्च होंगी 22 अप्रैल को। और ये लॉन्च किस चीज़ से होंगी, तो ये याद रखिएगा PSLV लॉन्च व्हीकल है, PSLV। तो लॉन्च व्हीकल वो होती है जिसके द्वारा कोई भी सैटेलाइट को भेजा जाता है, तो वो लॉन्च व्हीकल है और सैटेलाइट उसके अंदर होता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये चीज़ें 55वां इनका मिशन होगा। और ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ST इंजीनियरिंग के द्वारा। 2015 में बात करी जाए तो इसरो ने टेलियोस 1 को भी छोड़ा था। यह फर्स्ट सिंगापुर कॉमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था जो कि लॉन्च किया गया था लो अर्थ ऑर्बिट में। तो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था टेलियोस 1 को। ये रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन था जिसके कारण ये चीज़ें हुई हैं। तो ये न्यूज़ में था तो सोचा मैं इसको कवर कर दूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें हैं, वो है हीट वेव। हीट वेव अभी दिल्ली में अगर आप लोग हैं तो आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि दिल्ली का टेम्परेचर सडन कितना बढ़ गया है और गर्म हवाएं जो चलने लगी हैं वो बहुत तीव्र गति से चल रही हैं। तो आपके लू स्ट्राइक और हीट वेव दोनों चल रहे हैं बहुत तीव्र गति से। और कितने लोगों की डेथ हुई है, तो स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ वल्नरेबल एरिया है वहाँ पे कम से कम पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना चाहिए। और वैसी गवर्नमेंट को वहाँ पे इंतज़ाम भी करनी चाहिए ताकि लोगों को कोई भी दिक्कतें न हो। कई जगह पीने के भी पानी नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसी इस कंडीशंस में दिक्कतें आ रही हैं। तो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस इज सच दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हैव ए हॉटर हॉट डे। तो इंडिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है और प्रति साल ये बढ़ता ही जा रहा है, ऐसी बातें बोली गई हैं। हीट रिलेटेड टू मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी में अंतर क्या है, तो मॉर्बिडिटी उसको कहते हैं जो कोई एक व्यक्ति का जैसे कि कोई बीमारी लग गई हो तो उसको मॉर्बिडिटी बोलेंगे। और मोर्टेलिटी तो सीधा जब ऊपर चला जाता है व्यक्ति, डेथ हो जाती है, तब मोर्टेलिटी कंसीडर करी जाती है। इस मॉर्बिडिटी में आपका ऑर्गन फेलियर हो सकता है, आपको बीमारी हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ हो सकती है। ये चीज़ें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या फिर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसमें एक्टिव होंगे, तभी ये चीज़ें कुछ हद तक लोगों को इन्फॉर्म हो पाएंगी। और बात करी जा रही है कि एक अभी आपके नवी मुंबई में जो इंसिडेंट हुआ है कि वहाँ पे कम से कम 120 पीपल सफ़र किए गए किससे, हीट स्ट्रेस से, और 13 लोगों की मौत हो गई है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपके एक स्टेट अवार्ड दिया जा रहा था वहाँ पे किसको, दत्तात्रेय नारायण को। दत्तात्रेय नारायण जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। और अमित शाह जी वहाँ पे उस पोडियम में मौजूद थे। कपिल पाटिल महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे थे, डेप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस थे। ये सारे लोग एक कवर्ड पोडियम पे थे, यानी इनके ऊपर छत था, जैसे पोडियम था उसके ऊपर एक कपड़े वाली छत भी थी, तो ये इनके ऊपर कवर्ड था। लेकिन जो वहाँ पे जनसंख्या थी, बहुत सारी भीड़ें थीं, वह अनकवर्ड थी, जिसके कारण लोगों का गर्मी हीट स्ट्रेस से डेथ हुआ है और 120 के आसपास लोगों को सफ़र हुआ है। 18 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे अच्छी थी नहीं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। तो इस मीटिंग को 16 अप्रैल के आसपास रखी गई थी। अब यहाँ पे शिंदे साहब ने कहा है कि जो डेथ हुई है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अनफॉर्चुनेट कह देने से नहीं होगा, क्योंकि आपको काम करना होता है, आप गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी जिम्मेदारी लेती है और वह अपनी जिम्मेदारी लेके उसको एग्जीक्यूट भी करती है। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट कह देने से तो हमको नहीं लगता कि ये चीज़ें होंगी। और इस तरीके से डिस्ट्रेस हुई है, जिस तरीके से लोगों को वहाँ पे पीने के लिए भी पानी नहीं मिल पाया अचानक। अगर बात करी जाए, जो ये चीज़ें आवश्यक थीं, क्योंकि हीट
हीट स्ट्रीक जब आएगी आपको, जब भी आपको हीट स्ट्रोक होगा, हीट वेव चलेगी, तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब उस इतने बड़े भीड़ में लोगों को पानी पीने के लिए भी चीज़ें नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इतनी गर्मी थी कि वहाँ रखा हुआ पानी भी टू हॉट हो चुका था, टू हॉट। अगर बात करी जाए उनको हॉस्पिटलाइज करने की, तो कोई भी मेडिकल असिस्टेंस नहीं था। उनको मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाया गया ताकि उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके, अदरवाइज उनकी कितने लोगों की डेथ भी हो जाती है। ऐसी चीज़ें, ये मेट्रोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे कोई स्टेशंस भी नहीं था ताकि पहले से प्री इन्फॉर्म करे, ऐसी चीज़ें दिक्कत में ला दी। तो एक प्रकार से ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप है जो कि अभी भी चल रही है। इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको रिफॉर्म करना चाहिए। तो हीट एक्शन प्लान बनाए पहले सरकार, अगर तब कुछ बात बने, और हीट अलर्ट भी जारी करे। और ये चीज़ें जब होंगी तभी जाके कहीं ना कहीं इस चीज़ से हम लोग निजात पाएंगे। तो क्लाइमेट लिटरेसी सफिशिएंट टू नो व्हाई हायर टेम्परेचर प्लस हायर रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड डिहाइड्रेशन इक्वल्स हाई रिस्क ऑफ इंजरी एंड डेथ। ये सब चीज़ें जो डिहाइड्रेशन, क्लाइमेट लिटरेसी सफिशिएंट, ये सब चीज़ें एक प्रॉब्लम बनती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम होंगी ही होंगी। अब हीट वेव तो हमेशा आनी ही है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री कंट्रोल में नहीं है, पोल्यूशन कंट्रोल में नहीं है, तो आपको जाहिर सी बात है हमेशा प्रॉब्लम आएंगी। लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल से क्या होगा, वातावरण गर्म हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब 1.5 डिग्री पे सेल्सियस पे आप लोग रोकने का टेम्परेचर बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई हैं, लोगों को वहाँ पे प्रॉपर कूल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी बनाए रखने के लिए वेंटिलेटेड शेल्टर की बात करी गई, लॉजिंग, अफोर्डेबल, इमरजेंसी, मेडिकल केयर, ये सब चीज़ की भी बातें करी गई हैं। अगर नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पे घटित हुई हैं। किस डेट को? 16 अप्रैल को। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़ें क्या हैं। डीलिंग विद द ड्रैगन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल निकल के आई है, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चाइना का यहाँ पे रिसेंट मूव क्या है कि एलोकेट कर रहा है किस चीज़ को, नाम को, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। पहले मैंने इस आर्टिकल को कवर किया है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरा एंगल है, सोचा इसको भी मैं कवर कर दूँ, तो इसकी भी डिटेलिंग हम देखेंगे। तो बीजिंग क्या चाहता है एक्चुअली कि इंडिया चाइना का जो रिलेशन हो वो स्मीरिंग हो, ऐसे ही चलता रहे कोई, और जिसके कारण लोगों को फ़ायदा मिलता रहे, उधर भी फ़ायदा, इधर भी फ़ायदा, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कहती है कि नेबरिंग कंट्री और मेजर इमर्जिंग इकोनॉमी चाइना एंड इंडिया के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं, और डिफरेंसेस से लेके बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट भी हैं। तो ठीक है, ये चीज़ें अगर हैं तो आप जो हमारे बॉर्डर को एरिया में आप इंट्रूजन करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो करना बंद करिए, तब जाकर कुछ होगा। लेकिन ऐसा तो वो करने वाले हैं नहीं। आगे देखते हैं। इनकी एक और चीज़ें हैं कि वी आल्सो हैव बिसाइड द नेमिंग फार्स डिनाइल ऑफ वीज़ा टू सम इंडियन मीडिया एंड पर्सनल हु द चाइनीज कंसिडर टू बी अनहेल्पफुल। तो ये बोल रहे हैं कि जो मीडिया, इंडियन मीडिया को वीज़ा नहीं मिल रही है, तो ये एक गलत बात है, और उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लेकिन दिस बिहेवियर इज़ नथिंग, ऐसा कोई इनका सोच नहीं है, बट क्रीपिंग वारफेयर। तो यह एक वारफेयर के रूप में इसको बदलने का बात कर रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? एडिटर बोल रहे हैं। तो ये किसी न किसी रूप में चाइना चाहता है कि पहले वार हो, क्योंकि चाइना देखिए बहुत पहले से तैयार है वार करने के लिए। इंडिया जो है उसकी हर तरीके से, ईस्ट में पाकिस्तान है, वेस्ट में म्यांमार है, नॉर्थ में चाइना आ जा रहा है, साउथ में श्रीलंका आ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, जिसके कारण हमको अपनी मिलिट्री पे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो अपने बजट से पैसे निकालने होते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ वहाँ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और मिलिट्री पर्सोनल पे पैसे खर्च करते हैं, इक्विपमेंट पे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो एंगल है वो डिफरेंट है। अब देखते हैं इनकी एंगल को। तो यहाँ पे सुनजू काइंड क्या है उसको हम देखेंगे। सुनजू रोड
सुंजू जो हैं लिखते हैं कि स्किल इज़ विनिंग विदाउट फाइटिंग। जो स्किल है वो बिना फाइटिंग के जीता जा सकता है। शुड वी देन डिड्यूस दैट चाइना इज डूइंग जस्ट दैट। तो ऐसी चीज़ें चाइना जो कर रही है वो किस चीज़ के लिए कर रही है, वो फाइटिंग के लिए कर रही है, लेकिन इसकी धीरे धीरे वार के प्रति बढ़ने की चीज़ें है। तो ये एक बहुत मैलिशियस खतरनाक इंगेजमेंट है जिसको ये बता रहे हैं। तो सूजू का ये जो थॉट है ये इनके चाइनीज लोग के थॉट हैं, जिसके कारण आपको जो मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे वारफेयर की तरफ ये बढ़ने की बात बोली जा रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसकी जो सब टॉपिक है वो ये है कि आर्टिकुलेशन एट द पीपल कांग्रेस। तो पीपल कांग्रेस का क्या विचार है वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो बॉर्डर टॉक्स विद चाइना 17th इंस्टॉलमेंट ऑन दिसंबर 2022। तो ये चीज़ें बॉर्डर टॉक्स होते रह रहे हैं लेकिन बातें निकल के नहीं आ रही हैं। नाउ यूजुअल पोस्ट टॉक स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग टुगेदर टू मेंटेन पीस। तो मेंटेन पीस बनाने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। ये चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन चाइना का जो इंटेंशन है वो हाइड एंड सीक है। वो अपना इंटेंशन को रोक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं कर रहा है, जिसके कारण ये चीज़ें निकल के आई हैं। और ये नेगोशिएशंस जो चीज़ें हैं प्योरली टैक्टिकल हैं और ये चीज़ें चलती रह रही हैं। ये अपने चीज़ों में बदलाव नहीं ला रहे हैं क्योंकि इनकी एक स्ट्रेटेजिक आइडियोलॉजी है, उसी को ये फॉलो करते हैं। 1986 में इन अ लेक्चर इन 1986 टाइटल मोरल प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ए यूएस के सेक्रेटरी स्टेट जॉर्ज सूज ने यह चीज़ें बोली थी कि interlocution of advancing national interest said that negotiation are an euphemism for capitulation if the shadow of the power is no cast across the bargaining table। तो बार्गेनिंग टेबल पे आप बैठे हैं अगर, तो आपके पास भी ये बातें बोलनी है, मतलब आपके पास भी पावर है, मेरे पास भी पावर है, और बार्गेनिंग यहाँ पे अगर चल रही है तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती। ये ऐसे चीज़ें यहाँ पे बोली हैं। ही एडेड दैट अथॉरिटेरियन द गन इज ऑलवेज ऑन द टेबल। और हमेशा यहाँ पे सबके पास बंदूकें तो रह रही हैं, लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ें करेंगे तो साइड विदाउट कार्ड और हैंड टू प्ले, तो ये चीज़ें चलेंगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। नेगोशिएशन आर एन इल्यूजन, ये बोल दिए हैं कौन, यहाँ पे यूएस के सेक्रेटरी। तो ये चाइना जो बातें बोलता है वही ये चीज़ें कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम में आती है। तो न्यू दिल्ली को क्या करना है यहाँ पे, न्यू दिल्ली हार्ड पावर प्रिपरेशन, आपका अपना तैयारी करना है, आपको मिंडरिंग टास्क करनी है टू मीट बीजिंग चैलेंज। तो बीजिंग को डील करना है तो आपको कुछ अपने तरीके अपनाने पड़ेंगे, वो तरीके आपको इसमें बताया गया। तो डिफेंस कमेटी का क्या रिमार्क है लेके कि देखते हैं भारत की डिफेंस कमेटी क्या कहती है और डिफेंस के भारत के पास क्या पावर है, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, वो हम इस स्लाइड से देखेंगे। इस एडिटोरियल में इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि जो पहला वाला मैं एडिटोरियल कवर किया था 18th को, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, इसलिए मैंने इसको आज कवर किया। क्लोजर स्क्रूटनी वुड शो, यानी आप अपनी पहले स्क्रूटनी करिए कि देखिए क्या क्या एसेट आपके पास है, ताकि आप युद्ध के लिए तैयार हो सकते हैं कि नहीं अपने विरोधी के प्रति, और ये चीज़ें आप अपने पहले स्क्रूटनाइज कर लीजिए, तभी जाके ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं, तभी जाके ये चीज़ें सही हो सकती हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो थी वो मार्च 2023 को रिपोर्ट में ये बातें बोलती हैं क्या, कि इंडियन एयरफोर्स whose deterrent and striking power would be vital in any India China conflict। तो ये अच्छी बात है, सभी लोग जानते हैं इंडियन एयरफोर्स के पास ये पावर है, और इस पावर्स को ये अच्छे से इस्तेमाल भी करते हैं, और हम लोगों की मिलिट्री भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब कुछ चीज़ों में अगर बात करी जाए तो जैसे कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर हम लोगों की कम है, किसकी अपेक्षा, यूएस, चाइना, इन कंट्रीज़ की अपेक्षा हम लोगों का बजट भी कम है, एक्सपेंडिचर भी
कम है, जिसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो अभी बात आएगी उसकी। कमेटी क्या कमेंट किया है कि जो भी आप लोग ये स्लो प्रोडक्शंस रखे हुए हैं ये एक प्रॉब्लम है। तो स्लो प्रोडक्शन तेजस का जो कि फाइटर है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसको तैयार कर रहा है। तो ये स्लो प्रोडक्शन से काम नहीं चलेगा, इसका प्रोडक्शन तेज करिए, तभी जाके आईआईएफ में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये चीज़ें बोली गई हैं। 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, ये जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। ऐसी चीज़ें बात निकल के आई हैं किसके द्वारा, यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी जो रिपोर्ट डिफेंस की दी है, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में संसाधन कमी है अगर कंपेयर करते हैं चाइना से, तो इसीलिए ये चीज़ें, इसीलिए भारत जो है, इंडिया सोचता है कि वार करके हम लोगों को अभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हम लोग जो डेवलपिंग स्टेज में हैं, हम लोगों की बजट कैपेसिटी भी चाइना से कम है। तो ये चीज़ें इंडिया जानता है बहुत अच्छी तरीके से। इंडिया कोई भी एक्शंस, कोई भी एक्टिविटी जोश में लेके गलत डिसीजन नहीं लेता। उसको इंडिया सोचता है, समझता भी है और जानता भी है अच्छे से। अपने सामने के जो भी एनिमी हैं, जो भी कंट्री है नेबरिंग, उनके बारे में अच्छे से जानता है, तभी जाके कोई स्टेप उठाता है। और ये अच्छी भी बात है, हर कंट्री के लिए ये होनी चाहिए, तभी कोई चीज़ें ये आदमी करता है। तो इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइजेशन के लिए 45% ऑफ इक्विपमेंट विच इज़ द विंटेज कैटेगरी। तो बताइए, विंटेज में है हम लोग 45%। विंटेज मतलब क्लासिक, क्लासिक मतलब ओल्ड हो गया है। तो ये चीज़ें 45 जो भी इक्विपमेंट है, गन वगैरह, आर्टिलरीज वगैरह, तो वे इन सबों का हम लोगों को क्या करना चाहिए, रिनोवेट करना चाहिए कम से कम, और मॉडर्न करना चाहिए। प्रयास करिए कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ लैस हो अपनी भी आर्मी, तो अच्छी होगी। तो एयरफोर्स, मिलिट्री और इंडियन नेवी की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो इनको भी रिक्वायरमेंट है ए थर्ड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर। बताइए, ए थर्ड ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर इनको भी ज़रूरत है। अब ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत है भारत में, तो फिर चाइना तो इस सब चीज़ में बहुत आगे है और भारत यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं कि 3% ऑफ द जीडीपी एटलीस्ट ये मेंटेन करें, तभी जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें कंट्रोल होंगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं, जो लड़ाइयाँ, जो टॉक्स चल रहे हैं, वो एक अनादर इलेक्शंस जो होती है तब ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और डिसीजन मेकर आर श्योर टू अवेयर दैट पावर टॉक्स, और तब जाके पावर टॉक्स होने लगते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। एक युद्ध है जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है ऑनगोइंग 1 ईयर से। तो कॉन्फ्लिक्ट ये भी दिखाया गया कि पावर इज़ नॉट जस्ट अबाउट पोसेसिंग कैपेबिलिटी बट अबाउट द कैपेसिटी टू लास्ट डिस्टेंस टू। तो वहाँ से दूर रह के भी हम लोग पावर को चला सकते हैं और इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और तभी जाके ये चीज़ें होगा। तो इंडिया का जो एक्विजिशन प्लान है वो ओरिएंटेड होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, और जीडीपी को बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, और अपने आर्म्स इम्यूनिशन को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, ताकि हम किसी भी रूप में, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्टेज पे हम लोग किससे फाइट कर सकें, अपने पड़ोसी और एनिमी से हम लोग फाइट कर सके। जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, किसी भी रूप से अगर आते हैं एक साथ ये, तो हमको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऐसी चीज़ें ये रिमार्क किए हैं, और ये चीज़ें कौन बोल रहा है, ये एडिटोरियल जो लिखे हैं वो बोल रहे हैं एडिटर साहब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या निकल के आता है। व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन यमन। तो यमन में ये पुराना 2011 से ये जो आपका चीज़ें चली हैं, उससे ये 2011 का स्प्रिंग अरब वार जो चला है, वहाँ से चीज़ें लेके आई हैं, वहाँ से ये पुरानी स्टोरी है। तो पुरानी स्टोरी को अभी डेवलपमेंट में ये क्यों बता रहे हैं, व्हाट आर द लेटेस्ट डेवलपमेंट क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग रिसेंटली एक चीज़ सुने होंगे कि ईरान और सऊदी का जो मीटिंग हुआ है चाइना के द्वारा, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक है। तो इन ये चीज़ें चाइना अगर करा रहा है, तो अब देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे प्रिजनर का स्वैपिंग हुआ है। स्वैपिंग मतलब एक्सचेंज, आप मेरे प्रिजनर छोड़ दीजिए, हम आपके प्रिजनर छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये 2018 का स्टॉकहोम एक एग्रीमेंट था, जिसको यहाँ पे बोला जा रहा है। और यमन में जो प्रिजनर किए गए थे,
वो चीज़ें यहाँ पे छोड़ी गई हैं और सऊदी अरब के भी प्रिजनर छोड़े गए हैं, दोनों कंट्री के प्रिजनर छोड़े गए हैं। तो यमन कहाँ से आ जाता है? यमन एक कंट्री है गल्फ़ में और सऊदी अरेबिया भी एक कंट्री है गल्फ़ में। यमन को जो है सपोर्ट करता है कौन? ईरान। और सऊदी अरेबिया के साथ यमन का कॉन्फ्लिक्ट है। तो सऊदी अरेबिया के साथ यमन का कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ यमन में हौती कम्युनिटी रहते हैं। हौती कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं। हौती कम्युनिटी एक अपनी विशेष पहचान है, ये रिबेलियन प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ईरान जो है प्रो गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है और हौती कम्युनिटी जो है ये इसके रिबेल में खड़ी होती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया यहाँ पे अपना वर्चस्व दिखाता है क्योंकि गल्फ़ रीजन में है ये एक पावरफुल सऊदी अरेबिया, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। ये चीज़ें इस तरीके से निकल के आई हैं। और ये जो वार इन यमन बिगेन हुआ था 2011 में, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट जिसको बोला गया है, वहाँ पे प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सलेह जो कि फोर्स किया गया था क्या कि आप हैंडओवर करिए डेप्यूटी को अपने सारी पावर, जिनका नाम है अब्दुरुबा मंसूर हादी। तो यहाँ पे हौती कम्युनिटी बैक करी गई थी ईरान के द्वारा। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और ईरान और सऊदी अरेबिया की कॉन्फ्लिक्ट को आप अभी समझें, जिनके कारण ये लोग आपस में अपने डिटेनी को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो स्विट्ज़रलैंड में ये मीटिंग हुई है, याद रखिएगा कहाँ पे मीटिंग हुई है, ये स्विट्ज़रलैंड में याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछ सकते हैं। तो फ्लाइट ICRC से 869 रिलीज किए गए हैं डिटेनी 6 सिटी में, सऊदी अरेबिया और यमन की, इन दोनों के सऊदी अरेबिया। तो 104 जो डिटेनी रिलीज किए गए हैं सऊदी अरेबिया से यमन के लिए यहाँ पे। तो यह एक आशा की किरण है कही जा सकती है। अब सीज फायर जो यमन में हो रहा था वो अब जो फायर हो रहा था अब सीज फायर में बदलेगा, आशा की किरण एक लग रही है। और स्टॉकहोम एग्रीमेंट के द्वारा यहाँ पे बोली गई है। यह एग्रीमेंट ब्रोकर किया गया किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस। और इसके 3 मेन कंपोनेंट हैं। क्या कंपोनेंट हैं? 3। एक कंपोनेंट है हुदाया एग्रीमेंट, दूसरा प्रिजनर एक्सचेंज, तीसरा ताइज एग्रीमेंट। तो हुदाया एग्रीमेंट क्या है? वो हुदाया एक जगह है जिसको सीज फायर के रूप में बोला गया इस एग्रीमेंट में कि आप लोग फायर ना करिए, लड़ाई ना करिए, रोक दीजिए, और जिसके कारण ये चीज़ें एग्रीमेंट हुदाया बोली गई है। दूसरा जो बात करी गई है तो हुदाया एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है यहाँ पे। और ताइज एग्रीमेंट जो बातें करी गई हैं वो जॉइंट कमेटी विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम सिविल सोसाइटी और UN, इसके साथ जाने की बातें बोली गई हैं। ये सारी चीज़ें यमन के आसपास हो रही हैं जो आपको मैं अभी डिटेलिंग दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या निकल के आता है। कीव, एंगर इन कीव। कीव राजधानी है किसकी? यूक्रेन की। तो यूक्रेन में बहुत सारे लोग नाराज़ और गुस्से में आ गए हैं। क्यों? क्योंकि पुतिन विजिट किए हैं यूक्रेन के फ्रंट लाइन पे। तो यहाँ पे यूक्रेन क्या टर्म किया है कि ये अपने सीन क्राइम पे आए हैं, अपने ही क्राइम करने के बाद अपने ही सीन पे आए हैं और देखेंगे क्या है। तो व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो डेनपर खारसन रीजन पे यहाँ पे विजिट किए हैं और विजिट करने के खारसन और लुगांस 2 रीजन है यहाँ पे, ये इस रीजन पे ये जाके विजिट किए हैं और अपनी मिलिट्री आर्मी से ये मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें नहीं हैं, सोचा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में बहुत पुरानी हरकतें चली आ रही हैं। कभी भी अपने आप को ये लोग एक प्रकार से बोला जाए तो मॉडर्न की तरफ बढ़ने का नाम नहीं लेते और ये ब्लेस्फेमी को लेके चिल्लाते रहते हैं। तो अभी क्या किए हैं पाकिस्तान के लोग, चाइनीज़ नेशनल को क्या किए हैं? ब्लेस्फेमी के लिए जेल में डाल दिए हैं। तो जेल में चले गए हैं। अब देखते हैं क्या करता है चाइना उसको लेके। इटली के मिनिस्टर रिमार्क किए हैं कि एथनिक रिप्लेसमेंट पे एक गुस्सा नाराज़गी दिखाए हैं कि इटली के मिनिस्टर फ्रांसेस्को लोलीबॉर्गो क्लोज एलाई हैं PM जॉर्जिया के। इनमें लोगों में ये चीज़ें बातें हुई हैं। मॉस्को में क्या हुआ है? मॉस्को ने पेनाल्टी डाल किया है किसी ट्रीजन और टेररिज्म के लिए। तो जो भी ये लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको लेकर कोई सपोर्ट भी करेगा तो ट्रीजन और टेररिज्म में आ जाएगा। दमास्कस में क्या हुआ है? सऊदी अरेबिया के
सऊदी मिनिस्टर जो हैं मीट किए किससे, आसाद से इन फर्स्ट विजिट टू सीरिया सिंस स्टार्ट ऑफ सिविल वार के बाद से इन लोगों की पहली मीटिंग है। अब देख लेते हैं तुलिप गार्डन मसूब्रा। मसूब्रा कहाँ है, तो ये मसूब्रा आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। तो ये प्रेसिडेंट का एक हाउस है, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो मसूब्रा कहाँ है आपको याद रखना है, मसूब्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं अभी ओपनिंग की हैं तुलिप गार्डन की, कहाँ पे, राष्ट्रपति निवास में, कहाँ पे, मशोबरा हिमाचल प्रदेश। तो इनका 3 जगह है, गर्मी, जाड़ा, स्प्रिंग टाइम, उस जगह पे ये जाते रहते हैं, इन लोगों का चीज़ें हैं। तो अप्रैल 18, 2023 में ये चीज़ें हुई हैं। तुलिप गार्डन विल बी ओपन टू द पब्लिक अप्रैल 23 अलॉन्ग विद द मेन बिल्डिंग ऑफ द राष्ट्रपति निवास लॉर्डिंग। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे तुलिप की वैरायटी भी बात करी जाए तो स्ट्रॉन्ग गोल्ड, डेनमार्क और वेलीमार्क, जम्बो पिंक और लपटॉप, ये चीज़ें वैरायटी में यहाँ पे डाली गई है। तुलिप गार्डन मशोबरा याद रखना है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या है, तो यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे बातें बोली हैं कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क लखनऊ के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में ये खोला गया है, जो कि एक टेक्सटाइल के लिए, वर्कर के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा। ये ऐसी बातें बोली गई है। तो हार्ड वर्किंग जो वीवर हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए बेनिफिट है। देखते हैं आगे कितना बेनिफिट मिलता है। Y20 कंसल्टेशन ऑन पीस क्या है ये, इसको देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर Y20 कंसल्टेशंस ऑन पीस बिल्डिंग एंड रिकॉन्सिलिएशंस ये होस्ट किए हैं और 18 से 19 अप्रैल 2023 तक ये चीज़ें चली हैं। यहाँ के प्रोफेसर राय ने यहाँ पे एज्यूम किया है प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ऑन 1 दिसंबर 2022, पीरियड ऑफ 1 ईयर 30 नवंबर 2023। तो ये चीज़ें चली हैं और इसका एक वैल्यू, एक कल्चरल सिस्टम पे बात करी गई है, क्या, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका मतलब होता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो ये चीज़ें चल रही हैं। अभी बात पूछी जाए, अगर क्वेश्चन पूछे तो Y20 कंसल्टेशन ऑन पीस कहाँ हुआ है, तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कहाँ हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं। G7 सेट्स रिन्यूएबल टारगेट, नो टाइमलाइन फॉर फॉसिल फ्यूल फेज आउट। तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। और हिरोशिमा समिट की बात करिए, कौन सा है, तो ये G7 का समिट है। फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कारुजावा ना गानो। तो अप्रैल 16 से 18 तक ये चली है और G7 मीटिंग में फेज आउट का जो टाइमलाइन है वो सेट नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं इसमें G7 में। तो यहाँ पे टोटल बात करी है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, तो जो विंड और सोलर है उसको लेके आएंगे। तो विंड कैपेसिटी को बढ़ाने की बात करी गई G7 कंट्री के द्वारा। 2022 में जो इसकी कैपेसिटी थी 22.5 गीगावाट, उसको जो 35.6% के आसपास थी टोटल में, उसको बढ़ा के 2030 टारगेट वुड सी एन 8-fold इंक्रीज, 8 गुना इसमें बढ़ोतरी की बात करी जा रही है। और ऑफशोर और विंड कैपेसिटी की प्लांटिंग की बात करी जा रही है। ग्रुप कमिटेड टू एक्सेलरेट द फेज आउट ऑफ अनअबेटेड फॉसिल फ्यूल बट फेल टू शेयर टाइमलाइन। ये फेज आउट तो करेंगे लेकिन कोई टाइमलाइन नहीं दिए हैं यहाँ पे, और ये ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें चलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे G7 का ये जो समिट अभी आपको बताया वो कमिटमेंट करता है क्या, कि एनर्जी की ट्रांजिशन करी जाएगी विथ रिगार्ड टू बिंग सोलर विंड कैपेसिटी जो मैं आपको बताया, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने की बात करी जा रही है। लेकिन ये पॉसिबल बहुत नामुमकिन सा दिखता है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपनी टाइमलाइन भी नहीं दे रही है। तो फिर क्या होगा आप समझ सकते हैं। टाइमलाइन आप तभी देंगे जब आपका कोई इच्छा होगा अंदर से कुछ कार्य करने का। जी हाँ, मैं रिड्यूस करूँगा, जी हाँ हम प्लांटिंग करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी, विंड पावर, ये सब चीज़ें करेंगे, तभी हम ऐसी टाइमलाइन देंगे। जब टाइमलाइन ही नहीं मिला है तो क्या वो करेंगे क्या नहीं, वो समय पे मालूम चलेगा। 10.8 टेरावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी रिक्वायर्ड होगी अगर आप चाहते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस तक टारगेट को फिक्स करना।
ऐसी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई हैं। तो करंट वर्ल्ड टारगेट जो है वो इसमें एडअप हुआ है। और देखते हैं कि क्या चीज़ें निकल के आती हैं। IRE यानी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये जो है ये इसकी नीड है, आवश्यकता है। देखते हैं अब ये एनर्जी एजेंसी क्या करती है। आज का जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, यूपीएससी का क्वेश्चंस, वो देखते हैं हम कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम इज समटाइम मेंशन्ड इन द न्यूज़ विद रेफरेंस टू। तो पहला ए ऑप्शन है सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय कंस्ट्रक्शन वर्कर थ्रू ट्रेडिशनल चैनल। अच्छा। बी जो है इनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटी फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए उनमें इनरोल किए जाते हैं, ये कह रहा है। तीसरा देखते हैं रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU में, बिल्कुल। चौथा देखते हैं सर्टिफाइंग द स्किल एक्वायर्ड बाय द ट्रेनी अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सर्टिफाई करने की यहाँ पे बात करी है। तो ये कौन सा क्वेश्चन सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन सा ये आंसर सही है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the president of India. Second है recently a private member bill has been passed in the parliament of India for the first time in its history. तो ऑप्शन ए है 1, बी ऑप्शन 2, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये कल के क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर है ए और इसका आंसर है डी। कैसे? तो यह एक स्किल्ड एक्वायर्ड सर्टिफाइंग कंस्ट्रक्शन है ताकि जो भी ट्रेडिशनल चैनल है उसको अपग्रेड करी जा सके, उसको लाया जा सके। तो प्रायर लर्निंग स्कीम इस चीज़ के लिए जानी जाती है। इसका कोई भी क्वेश्चंस स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट नहीं, कम से कम 14-15 लोगों को ये चीज़ें दे दी गई हैं। और ये प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज़ नॉट इलेक्टेड बट नॉमिनेटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत है स्टेटमेंट है। नॉमिनेटेड हो चाहे जो भी हो, प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ सकता है। प्राइवेट मेंबर उसको बोलते हैं जो कैबिनेट में नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है। तो यानी एक ये सिंपल MP है वो प्राइवेट मेंबर बिल कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और ये जो पास करने की बात की, जब फर्स्ट टाइम नहीं है, यहाँ 14-15 बार लगभग पास हो चुका है, ऐसी चीज़ें आई हैं। उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका रिकॉग्निशन ऑफ पैरामीटर। तो ये संकल्प एक स्कीम है भी जो आपको किस चीज़ के लिए है? स्किल के लिए है, ये डेवलपमेंट का कार्य कराती है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर इज कंडक्टिंग स्पेशल रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग प्रोग्राम फॉर वर्कर्स विद डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज। तो पंचायती राज के साथ मिलकर ये चीज़ें चली गई हैं। दूसरे का आंसर ये है कि प्राइवेट बिल प्रपोज्ड लॉ है और लेजिस्लेचर बाय अ लेजिस्लेटर हु इज़ नॉट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच के जहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब कैबिनेट की बातें करी गई हैं, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये वेस्टमिंस्टर क्या है? पार्लियामेंट है लंदन का, इस टाइप से माना जाता है। और 14 ऑलमोस्ट मैं आपको बोला 14 बार ये पास हो चुका है। अब नेक्स्ट आज का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो हम देखेंगे और उसके बाद यहाँ का आज का एडिटोरियल समाप्त होगा। तो ये चीज़ें आप देखिए, आपको पहले मैं बताया ये क्वेश्चंस मैं आपको सबसे पहले शुरुआत में ही कर चुका हूँ। इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में जाके, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का सारा चीज़ें मैंने कवर किया और ये सारी चीज़ें जो एडिटोरियल आपको बताई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो मैं आज कवर किया हूँ। और यहाँ पे सारी चीज़ें PIB न्यूज़, डाउन टू अर्थ और द हिंदू एडिटोरियल, करंट अफेयर, इसको मैं बना के आपके सामने पेश करता हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए ताकि फीडबैक आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी द हिंदू एडिटोरियल DCA।